हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को क्लास लाइव दिख रही है अब तो? अब कोई इशू तो नहीं है किसी को? सभी लोग जो ऐप पर लाइव हैं उन सभी से कहूंगा कि भाई फटाफट से यूट्यूब पर भी आ जाओ। जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट से लाइक और शेयर का बटन दबा दो। चलिए सभी लोग आ जाइए। जितने लोग ऐप पर हैं वो यूट्यूब पर आ जाइए भले ही फटाफट से। जल्दी से जल्दी। गौरी शंकर, सैनी, लाल सूट, हेलो हेलो ऑल ऑफ यू, अनुष्का, सभी का स्वागत यहाँ पे, धन्यवाद। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा। जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, हेलो नमस्ते ऑल ऑफ यू। चलिए अब बिना देर किए अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए सेकंड चैप्टर, आप सबके पास में अगर ये बुक नहीं है तो बिल्कुल लेट हो गए सर। नहीं नहीं, मैं लेट नहीं हुआ हूं। एक्चुअल में क्या है कि कुछ नेटवर्क का इशू था, नेट का इशू था, तो इंटरनेट चल नहीं रहा था। तो ये है, अब 5-1 मिनट तो मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि आता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट उसके बाद का जो भी डिले हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ऐप पर क्लास ऑन हो गई थी बट यहाँ क्लास थोड़ा लेट ऑन हुई है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन के बारे में सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा युगल है जो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? अगर मैं सोडियम क्लोराइड के विलयन और कॉपर धातु को देखूं, मैं मैग्नीशियम क्लोराइड के विस्थापन या विलयन और एल्यूमिनियम धातु को देखूं, ये विलयन है ना, विलयन है ये। और मैं फेरस सल्फेट के विलयन एवं सिल्वर धातु को देखूं, या मैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन और कॉपर धातु को देखूं, तो आपके हिसाब से यहां पर कौन सा द्विविस्थापन होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप NaCl और कॉपर के बारे में बात करें, ठीक है, या आप MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम के बारे में बात करें, या आप FeSO4 और Ag के बारे में बात करें, या आप AgNO3 और Cu के बारे में बात करें, तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सी जो अभिक्रिया है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तहत, फटाफट से एक बार आंसर देकर बताएंगे किसके द्वारा बैठेगी। चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए कि आखिर किसके द्वारा बैठेगी। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए, हाँ भाई, चलिए भाई, सभी का यहाँ पर स्वागत है बहुत बहुत। सभी ने आंसर यहाँ पर दिया है, किसी ने ए आंसर दिया है, किसी ने बी आंसर दिया है, किसी को यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो युगल विस्थापन के बारे में बात हो रही है, ये विस्थापन
ना तो इनमें से किसी में दिखाई देगा, ना तो FeSO4 ना सिल्वर धातु के अंदर नहीं है, ना ही सिल्वर नाइट्रेट के विलयन और कॉपर धातु में है। यहां अगर मैं बात करूं तो NaCl के अंदर यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर जब आप कॉपर धातु को देखेंगे तब जाकर इससे क्या होगा, एक युगल विस्थापन जो है वो जो है स्थापित होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है वो है ए। क्लियर? बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है यहां पर, बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो फ्राई पैन होता है ना, फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वो की जाती है? क्या हम ग्रीस लगाकर उसको ठीक करते हैं, पेंट लगा करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, या फिर ऊपर जितने भी हैं उन सभी के द्वारा जो है वो एक हम लोग इसे बचा सकते हैं? तो कौन सा आपका सही जवाब होगा, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या जवाब सही होगा यहां पे? आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, आवाज तो आ रही होगी। कितने लोग हैं जिनको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? चलिए देखिए, अगर मैं जंग के बारे में बात करूं तो लोहे का फ्राई पैन है ना, क्या है, लोहा। लोहे पे जंग लगता है और हमें क्या करना है, इससे जंग से बचाना है। तो भाई अगर आप इन सब में जंग से बचाना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जस्ते की परत चढ़ानी होगी और इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आंसर सी यहां पर सही है। तो जिंक की परत अगर चढ़ाई जाए तो ये क्या कहलाता है, ये गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, नमी और ऑक्सीजन की वजह से। क्लियर है भाई? चलिए, कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो क्या पूछा है यहां पर? यह पूछा है कि कोई एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर एक गलनांक वाला यौगिक बनाती है और ये जल में जाकर घुल जाता है। तो ये तत्व आखिर है क्या? क्या कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है या लोहा है? तो कौन सा है, सोच कर जरा बताएंगे क्या होगा सही जवाब, जल्दी बताइए। क्या सही जवाब होगा? वेरी गुड। कुछ लोग सिलिकॉन जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग कैल्शियम जवाब दे रहे हैं। चलिए, कोई कह रहा है बी। रिंकू कुमार सैनी, एक ही जवाब को इतनी बार बार मत लिखो, इसीलिए आपको रिव्यू जो है वो पढ़ रहे हैं ना। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, सिलिकॉन यानी अर्धचालक। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सिलिकॉन जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने कैल्शियम जवाब दिया है, कुछ लोगों ने जवाब ही नहीं दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है साहब, जाने दो, मरने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, जो ठीक है वो सही है, बस चलने दो मामला, है ना। ऐसा ही कुछ मामला है। देखो दोस्त, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो क्या है, देखो सुनो क्या चीज है, धातु है, या तो कैल्शियम हो सकती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लोहा हो सकती है। ठीक है भाई, ये तो क्या है, ये तो अधातु है,
ठीक है, अधातु है। ये क्या है, ये उपधातु है, तो ये तो नहीं हो सकती, मेटेलॉइड्स नहीं है। या अर्धचालक जो है, हम इसे अर्धचालक कह सकते हैं, अर्धचालक कह सकते हैं, ये अर्धचालक है। ठीक है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूं यहां पर लोहे के बारे में, यानी आयरन के बारे में, तो अगर आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा तो इस स्थिति के अंदर ये Fe2O3 ऑक्सीकृत हो जाएगा ना। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन के बारे में, तो यहां पर तो जल में विलय कहां हो पा रहा है, जल में विलय नहीं है, जल में विलय यहां पर नहीं है। कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ में मिलाते हैं तो ये बनता है 2 कैल्शियम 2CaO। ठीक है, इस 2CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल में मिला दिया जाए तो बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है भाई, बुझा हुआ चूना। क्या है भाई, बुझा हुआ चूना। अब जब आपके सामने चीजें दिखाई दे रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन जल के साथ मिला दिया जाए तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ए आंसर यहां पर सही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, चलिए, क्लियर है भाई? हाँ भाई, आगे चलते हैं। चलिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। जल्दी बताइए, आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए फटाफट से, सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए। क्या यहां पर सही जवाब होगा? अगेन देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके द्वारा जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही जवाब, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, एक ट्रिक है पूरी की पूरी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, और हाई कोर्ट आपका, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी रिएक्टिव मेटल्स को देख सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है, और उसके आधार पर फिर आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से, जैसे मैं थोड़ी सी मैं बता देता हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आप इन सभी के अंदर देखेंगे तो आप कहीं पर भी टिन नहीं देख रहे हैं ना, तो जिंक जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, अधिक क्रियाशील माना जाता है, इसीलिए टिन को हम इसका लेप करते हैं।
तो आप ऐसे इस ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, आगे भी और ट्रिक है, बड़ी है, बट मैंने एक जिंक आ रहा था तो जिंक के हिसाब से ट्रिक आपको बता दी है। क्लियर है भाई? अगर किसी को नहीं पता तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो है वो आप नोट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के संघटक हैं एल्यूमिनियम कॉपर, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम टिन, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। सॉरी, दो ऑप्शन एक जैसे हो गए तो एक ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। यहां पर हो सकता है गलती से दब गया हो। एल्यूमिनियम मैग्नीज। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या होगा सही जवाब। हाँ, काशीनाथ का माली, केदारनाथ का माली, एक ही बात है, वॉट एवर। मैग्नीशियम का संघटक है। जल्दी बताइए। अच्छा, एक मैं हिंट देता हूं आपको। ये एलॉय है किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एलॉय है। अब बता दो, अब इससे ज्यादा तो और क्या ही दूं तुम्हें। चलिए, बिल्कुल सही है, यहां पर मोस्ट ऑफ देम लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैग्नीशियम दो है यहां पर, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, और एक होती है ड्यूरालुमिन। इसको ड्यूरेलुमिन के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूरालुमिन या ड्यूरेलुमिन। ठीक है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कॉपर भी है। ठीक है, सभी का प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों से क्या बनाए जाते हैं? ये वायुयान के ढांचे बनाए जाते हैं, वायुयान का बाहरी आवरण, वायुयान का बाहरी आवरण बनाया जाता है। हाँ, बॉडी बनाई जाती है इसकी। अब देखिए, एक खनिज अयस्क तब होता है जब खनिज में उपस्थित धातु महंगी हो, इससे धातु का निष्कर्षण किया जा सके, लाभदायक रूप में प्राप्त किया जा सके, या धातु से इसका निष्कर्षण ना किया जा सके। आपके हिसाब से क्या है, जल्दी बताइए। ऑफिशियल रणवीर, तुम उल्टी बात ही बोलोगे ना, बाथरूम का दरवाजा बनाने के लिए एल्यूमिनियम, मतलब हद है यार। चलिए जल्दी बताओ। क्या सही जवाब होगा? मतलब ये भी इतना सोचने वाली बात हो गई क्या? जाहिर सी बात है, धातु का निष्कर्षण किया जा सके भाई। आप किसी भी अयस्क को लेके आएंगे, उसका क्या करेंगे? निष्कर्षण करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एक अयस्क के बारे में, मान लीजिए कि Fe2O3 नाम का हेमेटाइट एक अयस्क है। क्या नाम है इसका? हेमेटाइट एक अयस्क है। इसको किस में डाला जाएगा? वात्या भट्टी में डाला जाएगा, और वात्या भट्टी से फिर इसके अंदर से आपको एक लोहा प्राप्त होगा, और वो लोहा कौन सा होगा? कास्ट आयरन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कास्ट आयरन मिलेगा। ठीक है, इतना क्या सोचना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, या सल्फर ट्राइऑक्साइड? फटाफट बताइए जल्दी, क्या होगा सही जवाब?
निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? जल्दी बताइए। हाँ, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। वेरी गुड एके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अरे यार, मतलब सबको कोई ज्यादा दिखाई दे रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड टिका दिया है ना। यार आपको पता नहीं है क्या? N2O, NO, CO सभी उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो यहां पर कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अगर किताब में कोई आपको छोटी मोटी मिस्टेक नजर आ रही है तो उसको यहां से ठीक करते रहना, ठीक है? चलिए, फेन प्लवन विधि आधारित होती है अयस्क कणों के भीगने की प्रकृति पर, कणों की आपेक्षित घनत्व पर, चुंबकीय प्रकृति पर या विद्युतीय प्रकृति पर? जल्दी बताओ, किस पर आधारित होती है? फेन प्लवन विधि आधारित होती है। वेरी गुड, देते रहिए आंसर। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्लास को ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए क्लास को। बिल्कुल, अयस्क कणों का भीगना सही जवाब है शीतल, बिल्कुल सही जवाब है कि अयस्क कणों का भीगना, ठीक है, यानी उसकी अशुद्धि या सल्फाइड अयस्कों को सांदित करना या उसका भीगना सही जवाब माना जाएगा। वेल डन, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा। अगला सवाल, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसका एक या एक से अधिक धातु को मरकरी के साथ मिश्रण होता है, सोडियम के साथ मिश्रण होता है, पोटेशियम के साथ मिश्रण होता है या कैल्शियम के साथ मिश्रण होता है। तो आपके हिसाब से अमलगम कौन सी धातु या कौन सी मिश्र धातु होती है? जवाब देकर बताएंगे क्या होगा सही जवाब। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए भाई, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम जहर आंसर, बढ़िया आंसर।
आपके द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, मरकरी के साथ में। ठीक है, हम हमेशा जानते हैं कि मरकरी Hg मेटल के साथ में मिलती है तो एक मिश्र धातु बनाती है, और वो मिश्र धातु और कोई नहीं, अमलगम कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मरकरी के बारे में, तो मरकरी में सोना मिला दिया, मरकरी में चांदी मिला दी, मरकरी में जिंक मिला दिया। ठीक है, ये सब मिलाकर दांतों में जो कैविटी होती है ना, उसको भरने का काम किया जाता है इससे। ठीक है, तो अमलगम सिर्फ और सिर्फ मरकरी लोहे के साथ क्रिया नहीं करती, क्रिया नहीं करती। ठीक है, लोहे के साथ में क्रिया नहीं करती, इसीलिए मरकरी को हमेशा लोहे के पात्र में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में यानी उनके कंसंट्रेशन में कौन सी विधि काम में ली जाती है? फैन प्लवन, पृथक्करण। अभी अभी आपने पढ़ा है तो फिर सही आंसर आपको पता होगा ही। उसी क्वेश्चन को दोबारा से घुमा फिरा के पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब है फेन प्लवन विधि। अभी अभी जस्ट अभी अभी पढ़ा है, सही आंसर है, टाइम लगाने का मतलब नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड या एल्यूमिनियम? जल्दी बताइए, कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जल्दी बताइए। क्या सही जवाब होगा? फटाफट आंसर देते रहिए। चलिए, आप सभी के आंसर्स देख लिए हैं। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो इन सभी के अंदर आंसर सी बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑरम, प्लेटिनम, चांदी, ये सभी की सभी मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं में से एक है। ठीक है, बिल्कुल 24 कैरेट सोना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा। अयस्क से गैस कणों को दूर करने के लिए या दूर करने को क्या कहते हैं? निस्तापन, समृद्धि, अपचयन या वर्जन? जल्दी बताइए, क्या सही जवाब होगा? तो हम अगर कणों को दूर करना चाहते हैं तो कणों के दूर करने को क्या कहा जाता है? सोचकर आंसर बताएंगे। अयस्क से गैस कणों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है? अच्छा, रणवीर, सबने वर्जन बोला तो इसलिए तुमने वर्जन बोल दिया ऐसा?
वापस देखो, वापस सुनो। अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसमें जो आंसर है वो निस्तापन होगा। ठीक है, वर्जन नहीं है, निस्तापन होगा। ठीक है, क्योंकि झाग पलवन विधि से सल्फाइड कणों को अनेक जो है वो अशुद्धियों को यहां से हटाया जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो अगर गैसीय कणों को दूर करना है तो निस्तापन का प्रयोग किया जाएगा। निस्तापन आंसर यहां पर सही है। साइमा ने आंसर यहां पर सही दिया। वेरी गुड साइमा, वेरी गुड। चलिए, रश्मि और शीतल भी कंफ्यूज थे बट आंसर ठीक है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण अगर किया जाए तो उसमें जो कैथोड है वो अशुद्ध धातु को एक मोटे ब्लॉक से बनाया जा सकता है, पतली पट्टी से बनाया जा सकता है, शुद्ध धातु को मोटे ब्लॉक से बनाया जाता है या पतली पट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनीय परिष्करण के बारे में बात हो रही है, तो जल्दी बताओ। जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब। ध्यान रखना, कैथोड के बारे में बात हो रही है। विद्युत अपघटनीय विधि में कैथोड किससे बनाया जाता है? कैथोड मतलब नेगेटिव, और ये एनोड को अशुद्ध की मोटी और शुद्ध को पतली से बनाया जाता है। शुद्ध धातु ज्यादातर कॉपर का बनाते हैं ना। ज्यादातर कॉपर धातु से बनाया जाता है, कॉपर धातु से निर्मित होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है ये सही माना जाएगा। ठीक है, भी क्लियर है। चलिए, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आ गया। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एथेन के बारे में, तो एथेन का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। C2H6। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या है। 6 कोवलेंट बॉन्ड है, 7 कोवलेंट बॉन्ड है, 8 कोवलेंट बॉन्ड है या 9 कोवलेंट बॉन्ड है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सह संयोजक बंद होते हैं? कितने होते हैं? वेरी गुड, गिन के देख सकते हैं। H H H H H H। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सह संयोजक बंद पाए जाते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ब्यूटेनॉन चतुष्कार्बीय कार्बन यौगिक है,
जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। ठीक है, मैं सूत्र नहीं लिख रहा, अगर मैं लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप बता दोगे क्या सही जवाब है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह क्या होता है? जल्दी बताइए। देखिए, अगर बात करें यहां पर नोन के बारे में, तो यहां पर क्या माना जाएगा? भाई अगर इसको देखा जाए परिकात्मक समूह के बारे में, यानी ब्यूटेनॉन है, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डिहाइड इज अ राइट आंसर। ठीक है, हाँ सही है बिल्कुल। अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑल होता तब जाकर एल्कोहल के ग्रुप में शामिल हो सकता था। ठीक है, नॉन है यानी ऑन है, तो ऑन तो एल्डिहाइड के समूह के तौर पर आएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से पका नहीं है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, और ये सी क्या है? ईंधन आई है। एक सेकंड, मुझे लगता है बुक देखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, ईंधन पूरी तरह से आर्द्र है, मॉइस्चर है। ठीक है, आपके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल, अरे जाहिर सी बात है, अगर हम लोग बात करें कि बर्तन अगर बाहर से काला हो रहा है, कोई भी बर्तन है, इसको गर्म किया जा रहा है, लगातार गर्म किया जा रहा है, फ्लेम यहां पर निकल रही है, ये बर्तन है, फ्लेम यहां से निकल रही है और बर्तन बहुत ज्यादा काला हो रहा है, इसका मतलब ईंधन में गड़बड़ है। ठीक है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं चल रहा है। आशीष गुप्ता मेरे भाई, अमित सर की क्लास मेरे जस्ट बाद 10 मिनट में होने वाली है, आप प्लीज उनसे बात कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्काइन का होता है? CnH2n, CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n+2। चलिए बताइए। बहुत आसान सवाल, इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। आप ये मानिए कि सिंपल बच्चा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। एल्काइन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्काइन को दर्शाता है?
निम्न में से कौन सा सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों चीजें हम लोग देख चुके हैं, है ना? कौन सा होता है भाई? ऑप्शन गलत है। अब ठीक हो गया? ठीक क्या हो गया? अब तो कहानी खराब हो गई। CnH2n-2, ठीक है, -2, ठीक है। अब ठीक है? अब तो ठीक हो गया ना? हो जाता है यार, मिसप्रिंट हो जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। कीटोन का समूह कौन सा है? ये या ये? ठीक है, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि नाम बोलूंगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। कीटोन समूह है, कैसे लिखते हैं कीटोन को? हाँ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सही है। हाँ यार, ऑब्वियस है। COOR, कीटोन, ठीक है, ए सही माना जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक पानी में विलय हो जाता है? ठीक है, मिथेन, क्लोरीन, एथेन या चीनी? तो बताइए कौन सा कोवलेंट यौगिक है, कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है तो पानी के अंदर क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, जल्दी बताइए। कौन सा सहसंयोजक यौगिक पानी में विलय हो जाता है? बताइए भाई, कौन सा विलय हो जाता है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तो भाई सही है ना, ठीक है। चीनी, जाहिर सी बात है, चीनी ही विलय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड का सूत्र बताइए, समूह बताइए। दिस, दिस, जल्दी बताइए। एल्डिहाइड का सूत्र इसमें से कौन सा है?
एल्डिहाइड समूह है? चलिए, उसमें बुक में मिथेन दे रखा है? नहीं 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 नहीं, एल्डिहाइड यही तो है। यही तो माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? मेरी कोई ऐप नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कल मिलते हैं डेफिनेटली, और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैथ्स की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, कहीं मत जाइएगा, क्लास जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।